देखो क्वेश्चन नंबर 43 रीड करो फटाफट। हमने री इश्यू का मैंने आपको एंट्रीज तो बता दी थी है ना, लेकिन अभी तक अपन ने री इश्यू की एंट्रीज करी नहीं है। इस क्वेश्चन में ये क्या क्या पूछ रहा है देखो, इसमें शायद री इश्यू भी करवाएगा शेयर। डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, यानी मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं, कहां पर, एंड मिनिमम री इश्यू प्राइस एट दैट अ कंपनी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। कितना अपन मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं जरा बताना भाई। अगर हमने कभी शेयर को फॉरफिट कर लिया, क्या कर लिया, फॉरफिट, फॉरफिटेड शेयर्स को जब मैं री इश्यू करूंगा तो हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट जो होगा ना वो कितना होगा, जो पास्ट स्टेप जस्ट प्रीवियस जो शेयर होल्डर था उसने जो अमाउंट पे कर रखा था, कह सकता हूं, या अपन ये कह सकते हैं कि जो मैंने शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट डाल रखा है भाई, वही तो उसने जो पे किया उसका मैंने क्या किया, पिछले ओनर ने जो अमाउंट पे किया होगा हमने उसका क्या किया होगा, उसको हमने शेयर फॉरफिटेड में डाला होगा। तो जितना हमने पास्ट शेयर को फॉरफिटेड में जो पैसा डाल रखा है ना, फॉरफिटेड अमाउंट, वही मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं, डिस्काउंट दे सकता हूं। ठीक है, अच्छा बताओ क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि री इश्यू किस वैल्यू पर कर सकते हो एक शेयर, जैसे मैंने कहा हमारा 100 रुपीज का शेयर था, ठीक है, पिछले शेयर होल्डर ने हमें 40 रुपीज पे कर दिए थे और आगे के पैसे पे नहीं किए, पूरे 60 रुपीज पे नहीं किए, तो हमने इसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। अब फॉरफिट करने के बाद में बताओ इनको जब मैं री इश्यू करूंगा तो मैं मैक्सिमम किस वैल्यू पर री इश्यू कर सकता हूं। अच्छा मैक्सिमम होगी कि मिनिमम वैल्यू होगी, वो मिनिमम किस वैल्यू पर री इश्यू कर सकता हूं, 60 रुपीज। 40 तो जो प्रीवियस ओनर ने मुझे दे दिए वो मैं डिस्काउंट दे सकता हूं अगले को पूरा का पूरा, तो मैं कितने पर इसको री इश्यू कर सकता हूं, 60 रुपीज पर। क्लियर। अच्छा क्या मैं एक पॉइंट और कह सकता हूं कि हम किस वैल्यू पर इश्यू कर सकते हैं, जो पिछले ओनर ने जितना पैसा में नहीं दिया उतना ही पैसा मैं किसी और से ले सकता हूं। भाई 100 रुपए का शेयर था, 40 तो पिछले ओनर ने दे दिए थे, उसने कितने नहीं दिए थे, 60 रुपए, मैं अगले को ये 60 रुपए में रीइश्यू कर सकता हूं। क्लियर। तो दोनों चॉइस है, आपको जैसे समझना है वैसे समझ सकते हो। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, तो यही पूछ रहा है आपसे, एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा और दूसरा हम किस वैल्यू पर इसको रीइश्यू करेंगे। फर्स्ट केस, केस नंबर 1, पहला केस इसने क्या दिया, ए शेयर ऑफ 10 ओरिजिनली इश्यूड एट पार, 10 रुपए का शेयर जो हमने ओरिजिनली किस पे इश्यू कर रखा था, 8 पार, है ना, विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 वॉज रिसीव्ड। बताओ, कह रहा है हमारे शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू मत लिखो, इश्यू प्राइस लिखो, इश्यू प्राइस कितनी थी हमारे शेयर की, 10 रुपीज। ठीक है, इसमें से हमें क्या रिसीव हो चुका है, इसमें से हमें रिसीव हो चुका है क्या, एप्लीकेशन कितने रुपीज की, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों लिख दिया इसने, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने के, 5 रुपीज की। अच्छा क्या रिसीव नहीं हुआ, नॉट रिसीव, 10 रुपीज का शेयर था, 5 मिल गए, तो कितने नहीं मिले, बाकी के 5 रुपए नहीं मिले। अब क्वेश्चन आपसे ये जानना चाह रहा है, मैक्सिमम जब मैं इसको शेयर को क्या करूंगा, री इश्यू करूंगा, क्या करूंगा, री इश्यू, तो उस केस में मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, बताओ कितना दे सकते हैं डिस्काउंट, जितना हमने पहले फॉरफिट कर रखा है। अच्छा क्या ये अमाउंट फॉरफिटेड में गया होगा, यस, ये तो जाता है फॉरफिटेड अकाउंट में, प्रीवियस ओनर जितना पे कर चुका है वो अपन फॉरफिट कर लेते हैं, फॉरफिटेड अकाउंट में डाल देते हैं, और इतना ही मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं, डिस्काउंट दे सकता हूं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा 5 रुपए। अच्छा शेयर किस पे इश्यू करोगे, इश्यू प्राइस क्या होगी, इश्यू प्राइस जितने पिछले ओनर ने पैसे नहीं दिए, बताओ कितने नहीं दिए, 5 रुपए। ठीक है, क्या इसमें भी शॉर्ट में लिख सकता हूं, नॉट पेड बाय प्रीवियस ओनर, जो पिछला जो ओनर था उस शेयर का उसने कितने नहीं दिए, वो अपन मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट लेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है अ शेयर इश्यूड किस पे था, 10 रुपीज ओरिजिनली इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1 ऑन विच एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹5 रिसीव्ड। ध्यान से समझना,
इश्यू प्राइस, इसका आंसर आप देने वाले हैं। इश्यू प्राइस है 10, अच्छा 10 नहीं 10 प्लस 1, प्रीमियम पे भी तो था 11 रुपीज। बताओ इसने मुझे अभी तक क्या दे दिया, यानी मुझे क्या रिसीव हो चुका है, मुझे एप्लीकेशन प्लस अलाउटमेंट 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम मुझे रिसीव हो चुका है। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, याद हो तो, क्या बताया था, अगर शेयर 8 प्रीमियम इश्यू होते हैं और अगर उस पर्सन ने हमें प्रीमियम का अमाउंट दे दिया तो हम ये एज्यूम करेंगे कि शेयर जो है वो प्रीमियम पे इश्यू हुआ ही नहीं था। अब बताओ मुझे क्या मिला वास्तव में, मान लो 10 रुपए का ही शेयर था, जो मिला वो क्या मिला, 4 रुपए, प्रीमियम इसमें जुड़ा हुआ है ना, प्रीमियम को हटाना है, आ रहा है समझ में। यानी एक्चुअल में आप खुद सोचो, मुझे जो प्राइस मिली होगी वो किसकी मिली होगी, क्या कह सकता हूं 11 में से मुझे 5 मिले यानी 6 रुपए नहीं मिले, समझ गए। अच्छा मिले उसमें अगर कैपिटल देखी जाए तो कह सकता हूं इसमें कैपिटल के 4 रुपीज थे और प्रीमियम का 1 रुपीज था। तो जब अपन शेयर क्या करते हैं, रीइश्यू करते हैं, क्या करते हैं, रीइश्यू। तो रीइश्यू करने पर हमें यह देखना होता है कि कैपिटल का कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है, कितना अमाउंट रिसीव हो गया कैपिटल का, 4 रुपीज, इतना ही मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं। आ रहा है समझ में। अब बच्चे यहाँ कई बार क्या धुन में चलते हैं, सर आपने बोला था जितना हमें रिसीव हो गया वो डिस्काउंट दे दो, भाई प्रीमियम कभी भी डिस्काउंट में आप यूज ही नहीं ले सकते हो, मालूम है, इस केस में रीइश्यू करने पर, क्लियर। तो अब बताओ मेरा मैक्सिमम डिस्काउंट जो होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट जो होगा वो क्या होगा, 4 रुपीज। अच्छा कितने पे इश्यू कर सकता हूं, रीइश्यू प्राइस क्या होनी चाहिए, रीइश्यू प्राइस क्या बोला मैंने, क्या समझाया था, नोट पेड बाय प्रीवियस ओनर, जो पिछला ओनर हमें पे नहीं करता है उतने रुपए में अगले से ले सकता हूं कम से कम। बताओ उसने कितने नहीं दिए, 6 रुपए, 10 माइनस 4 6 रुपीज, क्लियर। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कह रहा है शेयर ऑफ 10 रुपीज, सेम पॉइंट है, ठीक है, प्रीमियम पे इश्यू था, बट अब कह रहा है आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के अलावा 5 रुपए आपको मिल चुके हैं, ठीक है, यानी क्या प्रीमियम मिला आपको, प्रीमियम मिला क्या, नहीं मिला, ठीक है। इसका मतलब हमारे शेयर की इश्यू प्राइस जो थी वो कितनी थी, 10 प्लस 1 11 रुपीज। हमें इस पे कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है, हमें इस पे रिसीव हो चुका है 5 रुपीज एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब बताओ क्या हुआ, अगेन क्या मैं कह सकता हूं मुझे कैपिटल के 5 रुपीज मिल चुके हैं, भाई यही तो देखना अपने को, कैपिटल इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, रीइश्यू करते हुए प्रीमियम को कंसिडर ही नहीं करना, कैपिटल के मुझे 5 रुपीज मिल चुके हैं ना, यस, कितने नहीं मिले, 5 रुपए नहीं मिले, है ना। तो बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट जो होगा वो कितना दे सकता हूं, जितने मुझे कैपिटल के मिले, मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपीज, क्लियर। कितने पे अब इसको इश्यू कर सकता हूं, रीइश्यू प्राइस क्या होनी चाहिए, रीइश्यू प्राइस 5 रुपीज, 10 माइनस 5, प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना, क्लियर हुआ पॉइंट, पक्का, उतारो। अब देखो 44 में क्या है, शेयर रीइश्यू करने पर अपने को प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। अच्छा गेन होने पर किस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे अपन, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व में अमाउंट तभी जाएगा जब आप शेयर्स को रीइश्यू करोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपने शेयर इश्यू नहीं किया तो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट नहीं जाता, यानी रीइश्यू होंगे तो आगे आएगा थर्ड एंट्री। मैंने फॉरफीचर पर आपको 3 एंट्रीज कराई थी, कौन कौन सी थी, फर्स्ट फॉरफिट करने पर, सेकंड एंट्री रीइश्यू करने पर, और थर्ड एंट्री शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस ट्रांसफर करने पर, कहां, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। ये जो थर्ड एंट्री है ना तब होती है जब सेकंड एंट्री होती है, अगर आप रीइश्यू करोगे तो वैल्यू कहां जाएगी, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है, कर लिया सबने। अब देखो 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना, इसमें छोटे छोटे पॉइंट है दो। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है,
कह रहा व्हाट अमाउंट ऑफ गेन ऑन रीइश्यू, रीइश्यू करने पर कितना अमाउंट हमें गेन होगा उसके बारे में पूछ रहा है। विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अंडर द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1, 3000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ राकेश वर फॉरफिटेड बाय क्रेडिटिंग 5000 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। 10 है, मैंने 10 ही बोला, कोई बात नहीं, हो जाता है, आ गया हो। 3000 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से, है ना, 30,000 रुपए मुझे उससे मिलने चाहिए थे। कह रहा है इसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए, और फॉरफिट करने के बाद इसने एक अच्छा सा अमाउंट बताया आपको। कह रहा है कि 5000 हमने क्रेडिट कर रखा है, कहां, शेयर फॉरफिटेड में। बताओ इसने क्या बताया अपने को, इसने पे क्या कर दिया वो बता दिया। इस बार ये नहीं बोला ना कि क्या पे नहीं किया। फॉरफिटेड में कौन सी वैल्यू जाती है, जो वो ओनर जो था उसका प्रीवियस ओनर वो पे कर चुका अपने को, है ना। तो 5000 रुपये हमें दे चुका है। आउट ऑफ दीज 1800 शेयर्स वर रीइश्यूड। अब मजेदार पॉइंट यहां क्या आने वाला, ध्यान से सुनना। मैंने अभी भी आपको एक एंट्री बताई कि थर्ड वाली एंट्री जो होती है वो किस चीज की होती है, कैपिटल रिजर्व में अपन बैलेंस ट्रांसफर करते हैं फॉरफिटेड का। ये कब एंट्री होती है, अगर पहले सेकेंड एंट्री हो। सेकेंड एंट्री किस चीज की, अगर आप शेयर्स को रीइश्यू करोगे तो कैपिटल रिजर्व में वैल्यू जाएगी, ठीक है। रीइश्यू नहीं किया तो कैपिटलिज्म में नहीं जाएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या, सारे शेयर आपने रीइश्यू कर दिए क्या, हमने 3000 शेयर्स क्या किए पता है, फॉरफिट कर लिए। इसमें से हमने 1800 शेयर्स तो कर दिए री इश्यू, तो इसका मतलब 1200 शेयर्स तो अभी भी आपके पास ही पड़े, ये हमारे पास ही पड़े। अब बताओ क्या करें, क्या अब मैं पूरा पैसा कैपिटलिज्म में डाल सकता हूं क्या। अब हमें ना प्रोपोर्शनेटली पहले अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेटली अमाउंट की 3000 शेयर पर आपने कितना अमाउंट जो है वो फॉरफिटेड में डाल रखा है, उनमें से 1800 पर कितना अमाउंट बनना चाहिए फॉरफिटेड का। फिर चेक करना है कि इसमें से आपने कितना डिस्काउंट दे दिया, और जो वैल्यू बच गई वो कहां डाल देंगे, कैपिटलिज्म में। लेकिन जो शेयर आपने अभी तक री इश्यू किए ही नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, जो शेयर आपने अभी तक री इश्यू नहीं किए हैं उन शेयर पर जो पैसा बनना चाहिए था वो कैपिटलिज्म में तब तक नहीं जाता है जब तक आप उन शेयर्स को री इश्यू नहीं कर देते। क्या मतलब हुआ इसका, शॉर्ट में एक ही चीज में समझाने का ट्राई कर रहा हूं आपको। क्या, अगर आपने री इश्यू किया तो पैसा फॉरफिटेड में जाएगा, लेकिन जो शेयर आपने री इश्यू किए ही नहीं है उस पैसे को मैं छेड़ ही नहीं सकता हूं। क्यों सर, क्यों नहीं छेड़ सकते, क्या उससे भी उठा के कैपिटलिज्म में डाल दूं। अब एक बात बताओ, अगर मैं मेरे शेयर फॉरफिटेड में पड़ा हुआ सारा पैसा कैपिटलिज्म में डाल दूंगा तो क्या मैं फ्यूचर में 1200 शेयर रीइश्यू नहीं करूंगा, क्या करूंगा ना। यही तो पॉइंट है, अगर मैंने सारा ही पैसा कैपिटलिज्म में डाल दिया तो अगर ये शेयर में रीइश्यू करूंगा और रीइश्यू करने पर अगर डिस्काउंट देने की जरूरत पड़ गई तो कहां से लाओगे, रीइश्यू करने पर डिस्काउंट कहां से लेते हैं, जो शेयर आपने फॉरफिट किए थे उसी में से तो पैसा यूज लेता हूं। अगर वो सारा ही अमाउंट आपने कहां डाल दिया, कैपिटलिज्म में, तो हमारे पास तो अमाउंट बचा ही नहीं, तो ये रीइश्यू करने पर डिस्काउंट कहां से लाओगे। इसलिए क्वेश्चन कह रहा है कि जितना अमाउंट आपने यहां पर फॉरफिट करते वक्त रखा था ना, उसमें से जितना अमाउंट 1800 शेयर पर बनना चाहिए था उसको अलग कर दो, और जो अमाउंट 1200 पे बनना चाहिए था उसको अलग कर दो। 1200 वाला शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस जो होगा ना वो कभी भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा जब तक ये रीइश्यू नहीं होते। अच्छा, ये रीइश्यू कर दिए, ठीक है, ये रीइश्यू कर दिया, इसका मतलब अब इसके तो डिस्काउंट की प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब अगर पैसा बचता है तो कहां डाल दीजिए, कैपिटल रिजर्व में। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है, पूछ लो आपस में आपसे। जो शेयर मैंने रीइश्यू किए सिर्फ उसी का अमाउंट मुझे कैपिटल रिजर्व में डालना है, जो शेयर मैंने रीइश्यू नहीं किए उसका अमाउंट इसी अकाउंट में पड़ा रहेगा। और एक पॉइंट और, सर ये बैलेंस शीट में कहां शो होगा, इस शेयर फॉरफिटेड को बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में ऐड करके शो किया जाता है। ये भी ध्यान रखना, आएगा क्वेश्चन आप। हाँ अच्छी बात है,
अगर शेयर फॉरफिटेड में जो बैलेंस बचा हुआ है जिसे मैंने कैपिटल रिजर्व में नहीं डाला तो बचा हुआ रहेगा, वो कहां पर शो होगा? बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में ऐड करके शो करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए? देखो मैक्सिमम ये क्वेश्चन अब बनेगा आपके ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ। इसका अगर क्वेश्चन आता है जिसमें से हमने जितने फॉरफिट किए उसमें से कुछ तो रीइश्यू कर दिए, कुछ रीइश्यू नहीं किए, तो हमें शेयर फॉरफिटेड के बैलेंस को यूज कैसे लेना वो ट्रिक आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको ओरली समझाया, अब इसको डायरेक्टली क्वेश्चन में लेते हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि 1800 शेयर हमने मोहन को रीइश्यू कर दिए, कितने अमाउंट पर? 9 रुपीज एज फुल्ली पेड अप। अच्छा, कितना डिस्काउंट दिया इसको मैंने? 1 रुपीज का। ठीक है, मैंने शेयर फॉरफिट जब किया तो मैंने क्या एंट्री करी होगी बताओ जरा? फॉरफिट करने पर इक्विटी शेयर कैप, इसने एंट्रीज पूछी है क्या? अच्छा, ये कह रहा है सिर्फ कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, मैं आपको एंट्री भी करवाऊंगा ताकि थोड़ा इससे कॉमन सेंस हमारा बढ़े। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बताओ यहाँ कितना अमाउंट आता है जो कंपनी ने कॉल कर रखा है। अगर क्वेश्चन कुछ और नहीं कहता है तो हमें मानना है मैंने पूरा अमाउंट कॉल कर लिया। इसने कुछ बोला थोड़ी है कि हमने ये रोक लिया या ये अभी तक नहीं मांगा, नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है। तो हमें क्या मानना है कि हमने सारा अमाउंट कॉल कर लिया, यानी 3000 शेयर पर पूरे 10 रुपीज अपन कॉल कर चुके हैं, 30,000। इसमें से 2 में क्या आएगा? 2 में जो उसने नहीं दिया। अब देखो मुझे नहीं पता इसने अलॉटमेंट नहीं दिया या फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो एक काम करो कॉल सीनियर का अकाउंट खोल दो। भाई नहीं पता तो कर सकते हैं ना, टू कॉल सीनियर, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जो उसने नहीं दिया, जो नहीं दिया, और जो दे दिया इसने उसका क्या करना? उसको तो शेयर फॉरफिट में डालना है। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, क्वेश्चन ने ये वैल्यू आपको दे रखी है, 5000 इसने दे दिए, तो इसने क्या नहीं दिया? इसने 25,000 नहीं दिए। क्लियर? अब इन शेयर्स में से मैंने कुछ शेयर 1800 शेयर तो कर दिए रीइश्यू। रीइश्यू करने पर बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए थी? रीइश्यू करने पर रीइश्यू करूंगा किसी और को पैसा आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर रीइश्यू किए? 1800 इनटू कितने रुपए पर रीइश्यू किए? 9 रुपीज। क्या पूरे 10 रुपए मिल जाएंगे क्या आपको? कितने मिल रहे हैं? 9 रुपीज मल्टीप्लाई 9। 1 रुपया आपने इसको डिस्काउंट दिया। ये डिस्काउंट कहां से यूज लूंगा? फॉरफिटेड में से यूज लूंगा। क्या लिखूंगा यहां पर? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट होगा? 1800 मल्टीप्लाई 1, 1 रुपए का डिस्काउंट। और 2 में इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां आएगी क्या? फेस वैल्यू 1800 इंटू 10, 18,000 तो यहां आ गए, 1800 रुपए मैंने दे दिया डिस्काउंट, तो 16,200 रुपए मेरे पास बैंक में आ गए। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? पक्का? अब बात आ रही है सर फॉरफिटेड में बैलेंस बच गया, कितना बैलेंस बचा? देखो मैंने फॉरफिट में पैसा डाल रखा था 5000, जिसमें से मैंने 1800 तो यूज ले लिए। अब मुझे बताना जो बाकी का रिमेनिंग बचा, क्या वो पूरा ही अमाउंट उठा के कैपिटलिज्म में डाल सकता हूं क्या? नहीं डाल सकते। क्यों? डिस्काउंट तो दे दिया, सारा अमाउंट 1200 शेयर अभी तक हमने रीइश्यू ही नहीं किए। तो सर पहले चेक करो कि 1800 शेयर पर कितना पैसा मेरे पास अवेलेबल था जो मैं डिस्काउंट दे सकता था, उसमें से मैंने कितना पैसा डिस्काउंट दे दिया, और जो बच गया वो कहां डाल दूंगा? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, सुनना अच्छे से, इसका वर्किंग नोट बहुत अच्छा बनने वाला है। मैं यहां पर बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। हमने शेयर री इश्यू कितने किए? शेयर री इश्यू हमने किए हैं 1800। शेयर फॉरफिट कितने किए थे? 3000। अच्छा, टोटल फॉरफिटेड बैलेंस कितना था मेरे पास? फॉरफिटेड बैलेंस 5000। कितने शेयर पर था? 3000 शेयर पर।
तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो, अगर 3000 शेयर पर 5000 रुपए है हमारे पास, तो 1800 शेयर पर कितने होंगे? निकाल सकते हैं? ये 5000 कितने शेयर के ऊपर था? 3000 शेयर हमने फॉरफिट किए थे ना, उस पर टोटल अमाउंट कितना हमने फॉरफिट किया है? 5000 रुपए। ये पॉइंट समझ में आया? 5000 रुपए हमने फॉरफिट कर रखा है, जब्त कर रखा है, कितने शेयर पर? 3000 शेयर पर। अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं, बताओ एक शेयर पर कितना फॉरफिट किया, कैसे निकालोगे? डिवाइड बाई 3000। अब मैंने ये बोला आपको कि वन शेयर पर, एक शेयर पर फॉरफिट का बैलेंस कितना होना चाहिए था? एक शेयर पर फॉरफिटेड बैलेंस कितना होना चाहिए था? पता कैसे निकालते हो? 5000 हमने फॉरफिट कर रखा है 3000 शेयर पर, तो डिवाइड बाई 3 कर दिया। अब जो आएगा वो क्या होगा? वन शेयर के ऊपर कितना फॉरफिट है, मुझे क्या निकालना है? 1800 पर कितना फॉरफिट होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, ये लो 1800 से। एक शेयर पर कितना है? 1800 पर चाहिए, तो मल्टीप्लाई 1800। क्लियर? इनको फॉर्मूला की तरह ट्रीट करोगे ना, तो इतने सारे फॉर्मूला हो जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, इनको वैल्यूज को समझना कि कैलकुलेट कैसे करें अपन। हाँ, कितना आएगा? वैल्यू निकाली किसने? 3000। चलो, 5000 डिवाइड बाई 3000 इंटू 1800, ये आ रहा है 299। 3000 रुपीज मेरे पास अवेलेबल थे, बताओ कितने शेयर पर? 1800 शेयर पर। यहां तक पॉइंट समझ में आया? ये आ गया तो अगला सेल्फ करना है, ध्यान रखना, ठीक है? यस, 1800 शेयर का फॉरफिटर अमाउंट, टोटली 3000 शेयर पर फॉरफिटेड अमाउंट कितना था? 5000। तो हमने निकाला कि अगर अपन 1800 फॉरफिट करते तो अमाउंट कितना होता? 3000। अब इस अमाउंट में से हमने कितना यूज ले लिया? अब पता है, मैंने ना उसको बाकी के 2000 को साइड कर दिया। 1200 शेयर पर जो अमाउंट बनना चाहिए था ना, उसको मैं छेड़ ही नहीं रहा हूं। अब मैं सिर्फ कैलकुलेशन इसके बेस पे करूंगा, क्योंकि वो तो तब तक मैं नहीं छेड़ सकता हूं ना जब तक मैं शेयर वो रीइश्यू नहीं कर दूंगा। उसको अब साइड में कर दिया मैंने। इस 5 में से मैंने क्या किया? 3000 निकाल ली, जो 1800 शेयर पर बनना चाहिए था, ठीक है? इसमें से अब आपने पता क्या किया? यूज ले लिया, यूज एज डिस्काउंट। बताओ डिस्काउंट कितना दिया हमने? ये रहा 1800। 1800 शेयर पर 3000 रुपए हमने फॉरफिट किए, 1800 शेयर पर हमने 1800 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो कितने रुपए बच गए? 1200। इस 1200 का क्या करना है? कैपिटल रिजर्व में डाल दो, एक्स्ट्रा है ना ये है गेन। ये कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। आया समझ में? तो बताओ वापस मैंने क्या किया इसमें? वो शेयर जो आपने रीइश्यू ही नहीं किए, उस पे जो फॉरफिट का अमाउंट बनता है ना, उसको तो साइड में कर दो, हटा दो। सिर्फ उस अमाउंट को निकालो जो आपने शेयर फॉरफिट किए, उस पर कितना फॉरफिटेड का अमाउंट बनना चाहिए था? 3000। फिर देखो आपने उसमें से कितना यूज ले लिया? 1800। तो अब जो बच गया वो कहां डाल दो? कैपिटल रिजर्व में। क्या एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व में डालने पर? शेयर फॉरफिटेड को कम करना है। ये जब बना तो क्रेडिट हुआ, कम करने के लिए देखो ना, हमने डेबिट किया ना, यूज लिया। अब और कम करना है, फिर डेबिट करूंगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इसमें आता मजा सोल्व करते थे वर्किंग नोट नंबर पर। है मजा आया? पूछो ही मत सर। अगला पॉइंट अब आपको सोल्व करके देना है, और मैं दे रहा हूं आपको 5 मिनट का टाइम, नहीं लिखने के बाद। देखो सेकंड पॉइंट में अलग पॉइंट क्या है, पहले इसको समझो। कर लोगे? नहीं, ट्राई करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके सामने क्या पैदा होने वाली है वो देखो। इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले पॉइंट में और सेकंड वाले पॉइंट में एक वर्ड आपको मिलेगा, फुल्ली पेड अप और पेड अप। क्या फर्क है दोनों में? अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि हमने किसी को ये शेयर रीइश्यू किया एट फुल्ली पेड अप प्राइस, फुल्ली पेड अप का मतलब ये होता है कि हमने पहले ही पूरे पैसे तो मांग रखे हैं, अब मैं इससे फाइनल ये पैसा मांगूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं मांगूंगा। क्या बोला मैंने?
सुन रहे हो, ये वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन से मैं सिर्फ यही पैसा मांगूंगा फ्यूचर में, इससे और कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर आपका शेयर पार्टली पेड अप हो, मतलब शेयर था तो हमारा कितने का, 10 का, लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ 6 रुपए मांगे थे अगले से, और मैंने उसके शेयर उसी टाइम क्या कर लिए, फॉरफिट, यानी कि 4 रुपए तो मैंने इससे अभी तक मांगे ही नहीं। अब मैं शेयर जब किसी और पर्सन को दूंगा, है ना, और वहां पर मैं ये लिख दूं कि ये जो शेयर है ये मैं सपोज कीजिए 5 रुपए में दे रहा हूं, 4 रुपए में दे रहा हूं, और आगे लिख दूं पेड अप, इसका मतलब ये होता है कि इस पर्सन से मैं वो 4 रुपए जो पहले उस आदमी से भी नहीं मांगे वो इससे मांगूंगा। क्या इसमें फुल्ली पेड अप लिखा? फुल्ली पेड अप नहीं लिखा। जब क्वेश्चन फुल्ली पेड अप लिख दे, इसका मतलब इससे हम ये फाइनल अमाउंट है यही मांगूंगा और कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर ये लिख दे 5 रुपीज पेड अप, इसका मतलब पिछले शेयर होल्डर से जो अमाउंट ड्यू था इस आदमी से, इसके साथ साथ वो भी मांगूंगा, यानी इससे मैं कितने रुपए लूंगा, टोटल 9 रुपए। पॉइंट आया समझ में? शॉर्ट में कहा जाए, फुल्ली पेड अप लिख दे तो फाइनल अमाउंट होता है, इसके अलावा हम इससे अब कुछ भी नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर वर्ड डाल देता है पेड अप, तो इसका मतलब ये देखो पहले जाके कि पिछले वाले से कितने रुपए मांगने बाकी थे, वो अभी इससे भी मांगने, इससे भी मांगने, तब जाके आपको डिस्काउंट का पता चलेगा ना। अगर आप यहीं से डिस्काउंट के लिए कंपेयर कर लोगे तो आपके माइंड में पता क्या आएगा, 10 का शेयर था, 5 में दिया, 5 रुपए डिस्काउंट दिया, गलत हो जाएगा, 5 नहीं दिया डिस्काउंट। 10 का था, 5 तो पेड अप मान के मैंने उसको इश्यू किया, 4 पहले वाले ने नहीं दिए, ये और लूंगा मैं इससे, इसका मतलब मैं इसको शेयर कितने में दे रहा हूं, 9 में, तो मैं इसको डिस्काउंट कितना दे रहा हूं, सिर्फ 1 रुपीज। पॉइंट क्लियर हुआ? चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड पॉइंट। पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप में ये डिफरेंस है, फुल्ली का मतलब फाइनल अमाउंट, इसके बाद इससे कुछ नहीं मांगना है अपने को, लेकिन पेड अप अगर लिख दे, ठीक है, तो इस केस में ये देखना है पिछले वाले शेयर होल्डर से कितने नहीं मांगे, वो इससे भी लूंगा। क्लियर? वो भी ठीक है, तब जाके अपन को पता चलेगा डिस्काउंट कितना दिया। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। Z लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ 100 ईच 60 कॉल्ड अप। इसका मतलब बताओ, हमने शेयर जो फॉरफिट किए वो कितने थे, 20 शेयर थे, जिसकी फेस वैल्यू जरूर 100 थी, लेकिन इस पे अभी तक आपने कॉल कितना किया है, इसका मतलब क्या कह सकता हूं, इस पर्सन से हमने 40 रुपए मांगे ही नहीं है। अब ये शेयर अगर सपोज कीजिए मैं आपको देता हूं, तो आपको मैं जब शेयर दूंगा तो मैं ये कहूंगा कि देखो भाई ये शेयर तो दे रहा हूं, 40 मैंने उससे नहीं मांगे थे, ये 40 तो मैं आपसे मांगूंगा ही मांगूंगा, उसको तो आप अलग ही कर दो। इसके अलावा मैं आपको ये शेयर, सपोज कीजिए मैंने बोला मैं आपको ये शेयर 30 रुपए में दे रहा हूं, कितने दे रहा हूं, तो क्या आप फाइनली 30 ही दोगे क्या, नहीं, 30 तो ये दोगे, 40 पिछले वाले भी दोगे, इसका मतलब आप मुझे कितने दोगे, फाइनल 70। अब बताओ डिस्काउंट कितना दिया मैंने आपको, 30 रुपीज। क्लियर हुआ पॉइंट? तो पिछले वाले ने कितने नहीं दिए, 40। जब भी ये शेयर में किसी और को री इश्यू करूंगा तो देखा इसने क्या लाइन डाली आगे, इश्यू डेट पार्ट टू शिव ऑन विच ही पेड 20 रुपीज पर शेयर। इस पे इसने हमने पे क्या किया, इसने, है ना, ये शिव जो था जिसके शेयर हमने फॉरफिट किए, ये हमें पे कर चुका है, पेड कितने रुपए, 20 रुपीज, 20 रुपीज पर शेयर, 20 तो दे चुका है। फिर आगे, आउट ऑफ दीज, अब मजेदार पॉइंट इसमें एक और, सारे शेयर रीइश्यू नहीं किए, वही रामायण जो यहां पर गाई थी अपने, उसमें से भी इसने 15 शेयर ही क्या किए हैं, रीइश्यू किए, तो 5 शेयर का पैसा तो अलग करना पड़ेगा। ठीक है, कितने, किसको रीइश्यू किया हमने, रीइश्यूड टू राजेश एज 60 रुपीज पेड अप। देखो क्या वर्ड आया है, पेड अप, क्या फुल्ली पेड अप आया है क्या, इसका मतलब 60 रुपए में ही इसको भी ये मानते हुए इश्यू कर रहे हैं कि बाकी ये रिमेनिंग अमाउंट अपने को दे देगा 40 बाद में जब मांगेंगे, अभी तक मांगे थोड़ी अपन ने। ठीक है, और कितने में दिया वो शेयर मैंने उसको, 45 रुपीज। कितने में दिया, 45 में, ये हमने किया री इश्यू एट द रेट ऑफ 45 रुपीज। ठीक है, जिसपे हमने 60 रुपीज पेड अप मान रखा है। बता सकते हो मुझे मैंने इसको कितना डिस्काउंट दिया होगा, 45 रुपए में तो इसको शेयर दे रहा हूं,
40 पिछले और मांगूंगा, 45 प्लस 40 कितने हुए, 85। तो मैंने इसको जो डिस्काउंट दिया होगा कितना दिया होगा, 15 रुपीज का। ये जो 60 रुपीज है अपन पेडअप मानते हुए चलना है कि पिछला वाला हमें इतना तो पे कर चुका है, तो 40 रुपीज क्या है, वो तो अनकॉल्ड कैपिटल है जो अभी तक हमने मांगी नहीं। ये जो 60 रुपीज है यहाँ कोल्ड अप था, क्या था, कोल्ड अप, यानी हमने मांगा। और यहां जब अपन रीइश्यू करते हैं ना, तो अपन रीइश्यू करते टाइम ये लिखते हैं कि मैं पिछला वाला शेयर होल्डर हमें कितने पे कर चुका है, ये मानते हो अपन रीइश्यू करते हैं। हमने एज्यूम किया कि पिछला वाला पेडअप कितने कर चुका है, 60 रुपीज। अब आप 40 और दे देना। इसलिए यहां पर इसने खुद ने लिखा, मैंने नहीं लिखा, ये पेडअप, ये पेडअप ही लिखेगा वहां पर, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो शेयर होल्डर है इसको मैंने शेयर कितने में दिया होगा, 45 तो ये मांग रहा हूं, है ना, और 40 रुपीज में फ्यूचर में भी तो इससे मांगूंगा, है ना। तो बताओ मैंने इसको डिस्काउंट कितना दिया होगा, ये निकाल रहा हूं। तो डिस्काउंट निकालने के लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो 100 रुपीज का शेयर था, माइनस 45 में इसको दिया, माइनस 40 रुपीज में इससे और लूंगा, फ्यूचर में लूंगा ना। 100 का शेयर था, 45 में तो दे दिया, 40 मैंने फ्यूचर में इससे और मांगने मुझे, तो मैंने इसको जो डिस्काउंट दिया है वो दिया 15 रुपीज पर शेयर। ये पॉइंट बच्चे नहीं निकाल सकते, जहां उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर पर शेयर का अमाउंट क्या है। अब हम धुन में ही चलते, अगर ये वर्ड नहीं लिखता तो हम क्या सोचते, पता है, हम ये सोचते 100 का शेयर 45 में दिया, 55 रुपीज हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, जबकि 55 थोड़ी दिया है, 40 तो फ्यूचर में और मांगूंगा मैं इससे। क्लियर, यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब इसकी एंट्रीज करवा रहा हूं पहले मैं। सबसे फर्स्ट एंट्री बताओ क्या होगी, शेयर फॉरफिट करने पर क्या एंट्री करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये और बहुत बंगले की तरफ बोल रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट किए भाई हमने, 20 शेयर, मल्टीप्लाई, बताओ कौन सा अमाउंट आता है, 60, जो हमने कॉल कर रखा है 60। कितने हो गए, 1200। 2 में हम क्या लिखते हैं, टू कॉल्स इन एरियर, जो उसने नहीं दिया। हमें अगर बोल देता ना कि अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो हम वो लिख देते, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन ने बोला नहीं, तो कॉल्स इन एरियर मान लो। बताओ कितने नहीं दिए इसने, 40 रुपीज। कैसे पता चला, क्वेश्चन ने बोला ना ये 20 पे कर चुका है, 60 मांगे, उसमें से 20 दे दिए, तो बाकी के 40 नहीं दिए। अभी रखो पहले समझो, कितने, 800 नहीं दिए, तो दे कितने दिए, जो दे दिए वो कहां डाल देंगे, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, 20 इंटू 20, 400। सेकेंड एंट्री, इन शेयर्स को कर देना रीइश्यू। रीइश्यू करेंगे तो बताओ क्या एंट्री करें, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी वैल्यू आएगी यहां पर, 15 शेयर ही तो रीइश्यू किए। किस रेट पर रीइश्यू किए, 45 रुपए में, अभी तो 45 ही आ रहे हैं ना, इंटू 45। क्लियर, शेयर कुछ डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट जो दिया वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से यूज लूंगा। कितना डिस्काउंट दिया जरा बताना भाई, इंटू 15 रुपीज, ये हमने निकाल लिया यहां से। और 2 में क्या आएगा, 2 में आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन बताएगा कितने रुपए आएंगे यहां, 15 इंटू 60, क्योंकि 40 रुपीज तो फ्यूचर में और मांगूंगा तो कैपिटल और क्रेडिट हो जाएगी जब मांगेंगे तब। ठीक है, कितना आएगा, 900। ये वैल्यू 15 इंटू 45, 675, और 15 इंटू 15, 225। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, हाँ क्यों नहीं आना चाहिए। थर्ड एंट्री कौन बताएगा भाई, पहले तो एंट्री बताओ फिर देखेंगे कैलकुलेशन। 2, सोचो, टू कैपिटल रिजर्व शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसके लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेम पॉइंट है वर्किंग नोट फर्स्ट जो पिछली बार बनाया हमने। क्या लिखना है बताओ, टोटल शेयर कितने फॉरफिट किए हमने, टोटल शेयर फॉरफिटेड किए हमने 20, है ना। इस पर टोटल शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट कितना होगा, फॉरफिटेड अमाउंट बताओ, टोटल हमने जो 20 शेयर फॉरफिट किए उस पर फॉरफिटेड का अमाउंट कितना, 400। क्या ये पूरा 400 जो है वो मैं यूज ले सकता हूं डिस्काउंट में? भाई रीइश्यू तो हमने 15 ही किए, तो पहले तो ये देखना है ना कि 15 शेयर पर कितना अमाउंट बनना चाहिए। 15 शेयर के ऊपर तो मैंने कहा मैं क्या निकाल रहा हूं, 15 शेयर पर फॉरफिटेड अमाउंट अवेलेबल कितना होगा। कैसे निकालना है, 400 रुपीज 20 शेयर पर थे, तो पर शेयर का आ गया, मल्टीप्लाई कर लूंगा पर शेयर को किससे, 15 शेयर पर कितने होंगे, 300 रुपीज मेरे पास अवेलेबल था, जिसमें से मैंने दे दिया डिस्काउंट कितना, 225, माइनस कर दो इसमें से यूज एज डिस्काउंट, तो रिमेनिंग जो 75 है ये कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व। वापस देखो 400 में से 300 ही लिए मैंने, 100 रुपए छोड़ दिए मैंने, जो शेयर मैंने रीइश्यू नहीं किया उसके ऊपर जो बनता था उसको तो छेड़ना ही नहीं है। 15 शेयर पर जो बनता था अमाउंट कितना बनता था, 300, उसमें से मैंने यूज कितना ले लिया, 225, तो रिमेनिंग 75 रुपीज जो है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है।